हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सीटेट का जो है एग्ज़ाम डेट जो है दे दी गई है 8 फरवरी 2026 को। अगले साल जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 3 महीने का समय है और 3 महीने ही जो है सीटेट के लिए चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इतना समय बहुत ही पर्याप्त है आप लोगों को एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो लेकिन 1 से 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो सिलेबस है अभी तो फिलहाल जो जो जानकारी है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे चेंजेस हों। एक बात और ध्यान रखिएगा कि तकरीबन तकरीबन 21 लाख लोग जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम 21 लाख जो है बच्चे देंगे। तो कंपटीशन आपके पास ज़्यादा होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं तो पेपर का जो मोड होता है वो थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा फॉर्म उतना ही ज़्यादा पेपर का मोड भी हार्ड होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी इस चीज़ में ढिलाई मत दीजिए। अपना जो है, आप अगर कोई जॉब करते हैं तो भी मैं कहता हूं कि आपको सीटेट के संबंध में अगर आप डेली 2 घंटे का समय भी देना शुरू करें अभी, है ना, और डेली आप पेपर्स लगाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करें। और उसके बाद जो भी सिलेबस आधारित जो आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं या सिलेबस आधारित जो आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, थ्योरी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज का जो पेपर है ये बहुत ही बेसिक पेपर है। मतलब ये क्वेश्चंस जो बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट जो है अप्रोच के साथ आपको दिया जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस, और बिल्कुल मन लगा के जो है आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो है मैं रहूँगा, और सीटेट की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल भाषा में सरल शब्दों में आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आज का जो टारगेट है वो है 40 लाइक का। 40 लाइक्स का लाइक मोटिवेशन के लिए है। मैं भी आपसे मोटिवेट होऊंगा। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चंस ढूंढ करके लाता रहूँगा। जब आप जो है लाइक करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या अपने अंकल ताऊ जो हैं, जो जिन्होंने जो है जो यूपी टेट देने के भरोसे बैठे हुए हैं, तो उनको भी जो है सीटेट देना होगा, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी होगी। तो इस संदर्भ में भी उनको वीडियो जरूर भेजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हर बच्चे का जो है कमेंट का जो है उत्तर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा भाषा में बदला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन को नोट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। गणित शिक्षण में सीखने द्वारा करना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग की विधि जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वो जॉन जो है डोवी का है। ठीक है, ये सिद्धांत जॉन डोवी का है, और ये सिद्धांत आधारित है रचनावाद के सिद्धांत पर। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, जहाँ पे बच्चा जो है करके सीखता है, स्वयं से कार्य को करता है, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से खोजने का प्रयत्न करता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को गणितीय जो है अवधारणाएं सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो गणितीय अवधारणाओं के बारे में अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं तो रटना तो बेहतर नहीं होगा। अभ्यास पुस्तिका देना, कि कोई बुक दे दो, उससे कह दो कि ये दो बच्चे अवधारणाओं को याद कर लो, पढ़ लो या समझ लो, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना, ये भी काम नहीं करेगा। अगर आप बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो आपको सरल से कठिन की ओर जाना होता है, ठोस से अमूर्त की ओर जाना होता है। कहाँ से? ठोस से अमूर्त की ओर। अर्ध अमूर्त पहले लिखिए। ठोस से अर्ध अमूर्त की ओर जाते हैं और फिर अर्ध अमूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसे ठोस की जगह कई बार जो है मूर्त शब्द लिखा रहता है, तो मूर्त का मतलब होता है, या ठोस शब्द का मतलब होता है कि ऐसी जो है एक्टिविटीज़ कराना जहाँ पे बच्चा चीज़ों को स्पर्श कर सके। जैसे अगर बच्चों को काउंटिंग सिखाना चाहते हैं तो आप उसके सामने जो है खिलौने रख दीजिए,
उसके सामने जो है बटन रख दीजिए, उससे कहिए 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, ऐसे काउंटिंग करेगा। लकड़ी की छड़ रख दीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल जो है प्री स्कूल में यही सब तो एक्टिविटीज़ कराते हैं। अगर भिन्न की अवधारणा समझा रहे हो बच्चे को, तो भिन्न की अवधारणा के लिए क्या करेंगे, आप एक एप्पल को हाफ जो है स्लाइस से काट देंगे, तो ये बच्चा, आप बताओगे कि ये देखो हाफ हाफ हो गया, हम लोग दोनों को हाफ हाफ देंगे, तो ये चीज़ें हो जाती है, बच्चा समझ जाता है कि ये इसका मतलब हाफ का मतलब 20 से होता है, ठीक है। या फिर कोई केक है, उसको 4 भागों में काटना है, तो उसको पहले हाफ करेंगे, फिर इधर से हाफ कर देंगे, तो 4 बराबर भागों में। तो ये हो गया ठोस से अर्ध अमूर्त की ओर जाना, जिसे कहते हैं पिक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए, क्योंकि ये सभी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को इतना डिस्क्राइब किया है। बाकी आंसर बहुत बच्चों को ये आंसर पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यदि विद्यार्थियों से गलतियां हो जाएं, तो एक टीचर के तौर पे इन गलतियों को किस प्रकार से देखना चाहिए। तो भाई अगर कोई भी बच्चा गलतियां कर रहा है, तो आप जो है एक टीचर के तौर पे क्या देखेंगे, तो दंडात्मक आधार मानकर बच्चों को सुधारने का मतलब दंड प्रक्रिया के तौर पे देखेंगे कि गलतियां किया तो धर के कूट दो, ये तो नहीं होगा। विफलता या अक्षमता के संकेत के रूप में देखेंगे कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता, दैट बेकार बेवकूफ़ कहीं का, है ना। इस तरीके से आप जो है संकेत करेंगे या बच्चों को बोलेंगे, या विफल बेकार है यार लड़का, इस तरीके मान करेंगे, या फिर इनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर तरीका नज़र आ रहा है वो है सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग तथा सुधार का अवसर मानना। अब देखिए, हमें सबको पता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो एक सीखने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होती है, और ये आपकी सीखने में मदद करती है। भाई थॉर्नडाइक का अगर नियम की बात करें, तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था सीखने का, वो सिद्धांत दिया था अभ्यास। और जब व्यक्ति डेली अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसमें त्रुटियों का, गलतियों का, एरर का होना स्वाभाविक है, और एरर ही जो है हमारी सीखने में मदद करता है, हमारी इंटेलिजेंस क्षमता को बढ़ाता है। आप कुछ गलतियां करें, आपने देखा ये गलतियां, तो आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगर हो सकता है गलतियां दोबारा दोहराई भी गई तो दोबारा आप नहीं दोहराएंगे, तो ये आप सीखने की क्षमता को बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने माना कि इस चीज़ को अगर हम उदाहरण के 7 प्लस जो है 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 10 होता है, लेकिन बच्चे ने लिख दिया 11। तो आपने ये तो माना कि बच्चा जो है अवधारणाओं को समझने में कुछ कमियां हैं। भाई देखिए, आपने माना कि अवधारणा में कुछ कमियां हैं, जिसे हम जो है गतिविधियों और बातचीत से जो है बच्चों को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को गतिविधियां कराई जाएंगी, और जो है कुछ बातचीत भी होगी कि बेटा नहीं 7 + 3 = 10 होता है, और कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे जहाँ पे 7 जो है बॉल्स रखे होंगी और +3 बॉल्स होंगी, और उन सभी बॉल्स को काउंट करने के बोलेंगे, तब वो बच्चा देखेगा कि अरे इसका तो आंसर 10 निकल रहा है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये एक अप्रोच जो होता है, ये एक रचनावादी अप्रोच पर आधारित होता है। ये थ्योरी एक रचनावादी अप्रोच पर आधारित थ्योरी है। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी विषय को बार बार अधिक गहराई और जटिलता के साथ सिखाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो जब किसी विषय के बारे में बार बार जटिलता से सिखाया जा रहा है, बार बार गहराई से बताया जा रहा है ना, मतलब किसी विषय के जो है किसी विषय को जो है हम क्रमिक रूप से बार बार प्रस्तुत करें, है ना, तो ये होता है, इसे हम कहेंगे सर्पिकल अप्रोच, या कह सकते हैं सर्पिकल सर्पिकल जो है अधिगम लर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी विषय को हम क्रमिक रूप से बार बार इस प्रकार से सिखाते हैं कि हर बार जो है विषय की हमारी समझ जो है वो और गहरी होने लगती है, व्यापक रूप से होने लगती है। अब जैसे सर्पिकल अप्रोच में क्या है, बच्चे को जो है पहले लंबाई, फिर ऊंचाई, है ना, के बारे में बताते हैं, फिर उसके संबंध में जो है हम बताते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर के संबंध में बताते हैं, किलोमीटर क्या होता है। फिर बच्चे को जो है हम क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं, परिमाप निकालना सिखाते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय चिंतन को जो है विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। तो गणितीय चिंतन मतलब मैथमेटिकल थिंकिंग। अब भाई आप सोच के देखो कि मैथमेटिक्स के बारे में संदर्भ में आपको सोचना पड़ रहा है, तो सोचने के संदर्भ में आपको सूत्र याद करना, ये तो तुरंत याद करना, रटना, ये सब जो शब्दावलियों को तुरंत आप काट दीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देना, बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखना, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये क्या
मैथमेटिकल जो है अप्रोच को जो है विकसित करेगा आपके अंदर? तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब आप समस्या समाधान गतिविधियां करते हैं तब जो है आप जो है आपका जो ये थिंकिंग पावर है वो बढ़ती है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग हो या किसी और जो है थिंकिंग की बात हो, लेकिन समस्या समाधान गतिविधियों से ही आपकी जो है क्षमता होती है, समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता होती है, वो बढ़ती है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है प्रभावी जो है गणित पाठ्यक्रम तैयार करते समय सबसे अधिक ध्यान किस बात पर दिया जाना चाहिए? तो अगर आप कोई सिलेबस मैथमेटिक्स का सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? इस बात का ध्यान रखेंगे कि केवल जो है अच्छे बच्चे जो है इस जो है सिलेबस को समझ सके, या फिर उसमें कठिन और उच्च स्तरीय विषय को जो है अधिक शामिल करेंगे, या फिर बच्चे ऐसे अप्रोच को शामिल करेंगे जो वहाँ बच्चे जो है रट के काम कर लें, या फिर उनके जीवन अनुभव और वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हुए जो है चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण में जो समूह कार्य होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, समूह कार्य जब हम कोई ग्रुप्स में डिवाइड होकर के कई ग्रुप्स में बैठ करके, जैसे ये चार इतने डॉट डॉट ये मतलब बच्चे हैं, है ना, इन ग्रुप्स में काम करते हैं तो हमारा जो है एक तो जो थिंकिंग अप्रोच होता है वो बदलता है। उसके बाद हमारा जो सहयोग की भावना बढ़ती है, हम संवाद करना जो है हम सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सीखते हैं। उसके बाद हर बच्चे का अपना अप्रोच होता है तो हम हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति जो है बढ़ती है। यहाँ पे एक शब्द याद रखना, आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, थिंकिंग की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। अब आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, फिर आपने उस उत्तर जो मैंने आपको उत्तर दिया उसके संबंध में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने आपके उत्तर का फिर मैंने कुछ क्वेश्चन को जो है फिर कन्वर्ट किया। इस तरीके से जो सोच होती है, अप्रोच होती है, उसे आलोचनात्मक जो है अप्रोच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणित की संकल्पनाएं बच्चों को कब अधिक जो है अच्छी तरह समझ आती है? तो जब बच्चों को हम ऐसी संकल्पनाएं जो जो बच्चे जो है सुनते हैं, हल करते हैं, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, जब वो स्वयं गतिविधियां करते हैं तब वो जो है चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इस अप्रोच को हम रचनात्मक अप्रोच भी कहते हैं। बहुत बहुत ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये शब्द आप अपने जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग पूरे सीटेट में 2-3 जगह होगा और आपको आंसर्स जो है तुरंत इस शब्द को देखते हुए आंसर लगा देना होगा। बात यहाँ पे समझ गए? यदि गणित की कक्षा में टीचर बच्चों से किसी समस्या पर उत्तर जो है सीधे ना बता करके उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ, या अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो क्या परिणाम आएगा, तो ये जो तरीका होता है बच्चों की किस क्षमता को विकसित करता है? तो टीचर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका सीधा उत्तर ना बता करके उनसे पूछ रहा है तुमको क्या लगता है इस बारे में, तुम अपनी सोच बताओ। तो ये जो अप्रोच होती है ये वही है अप्रोच, आलोचनात्मक अप्रोच होती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होगा वो आंसर ये सब नहीं होगा, यहाँ पे होगा आंसर सी, अनुमान लगाना और तर्क शक्ति जो है क्षमता को विकसित कर रहा है बच्चों के अंदर, अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित कर रहा है, आलोचनात्मक जो है अप्रोच जो है बच्चों में डेवलप करने का प्रयास कर रहा है एक टीचर के द्वारा। ठीक है, गणित में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, गणित का आकलन जो है या मैथ का आकलन हो, हिंदी में आकलन हो, किसी टॉपिक के सब्जेक्ट का आकलन हो, ये आकलन का उद्देश्य जो होता है वो सीखने की गति को जानना होता है, सीखने की प्रगति को जानना होता है। बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, बच्चों की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, इन सभी चीज़ों को जानना और उनकी कमियों को दूर करना होता है। इसीलिए ये आकलन किया जाता है। मैंने बाकायदा मूल्यांकन के संबंध में एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आराम से आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूँ तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो डाल के फिर से दूंगा। हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, वो रिवीजन कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गणित शिक्षण में कंक्रीट से अमूर्त की ओर बढ़ना किस सिद्धांत से संबंधित है? कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त का मतलब होता है ठोस। ठीक है, ये दो तीन शब्द याद रखना। अमूर्त का मतलब होता है वही जो मैंने अभी का बताया था कि सिंबॉलिक। तो मूर्त से सिंबल की ओर बढ़ना किस सिद्धांत का संबंध है? तो यहाँ पे इसका संबंध है, आंसर है 11वें का अनुभवात्मक अधिगम। इसका अनुभव के द्वारा, भाई मूर्त क्रिया में आप अनुभव ही तो करेंगे। लकड़ी की छड़ को गिनेंगे, बटन गिनेंगे, बीज खिलौना कुछ खेलोगे, सेव को आधा काटोगे। इस तरीके की अप्रोच जो होता है ये मूर्त अप्रोच होती है। यहाँ पे अनुभव के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रतिफल और व्यवहार संरचनात्मक संरचनावाद जो है इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, गणित केवल संख्या की पढ़ाई नहीं है बल्कि यह तर्क और विश्लेषण की भाषा है। ये कथन किसका? ये पोल्या का है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसे कथनों को एक जगह नोट कर लिया करिए और एग्जाम में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। आपको हो सकता है कि आप लक बाई चांस क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो ऐसा आ जाए और आपका जो है एक क्वेश्चन बिना बात के सही हो जाए, क्योंकि आपने कुछ जो है सेकंड का समय उस पर दिया था। ठीक है, चलिए, त्रिकोण की अवधारणा सिखाते समय सबसे उपयुक्त उपकरण क्या होगा? तो अगर आप बच्चों को त्रिकोणमिति या फिर जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, अर्ध जो है इस तरीके से सेमी सर्कल, सर्कल, इस तरीके के सिद्धांत को अगर आप समझाना चाहते हैं तो सबसे यहाँ पे उपकरण होगा वो है जियोमेट्री बोर्ड, जियो बोर्ड जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बोर्ड होता है, इस तरीके का एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीलें लगी होती हैं, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मैं लगा देता हूँ और इन्हीं कीलों को एक दूसरे के साथ जो है रबड़ बैंड के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक आकृति बनाई जाती है। तो इससे बच्चों को जो है ये आकृतियों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए? एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है कहलाता है। तो एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, हमें सबको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज जिसकी लंबाई तीनों हो, एक जैसी हो, समान हो, है ना, ए, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं हो, है। समकोण मतलब तीनों कोण जो है मिलकर के 90 90 जो है 180 डिग्री का कोण बनाते हो। ठीक है, तीनों मिल जाए तो 180 डिग्री का हो। तो या तो ये तीन जो ये एक 90 हो तो यहाँ 60 और 30 का होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो होगा आंसर हो गया ऑप्शन विषम बाहु, जिसकी भुजाएं अलग। यहाँ शब्द ही लिखा है। और ये देखिए क्वेश्चन भी एक बात याद रखिएगा, 2024 में पूछा गया मैथ में क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट का। ऐसे क्वेश्चंस कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बस पढ़ते रहना है। पढ़ते रहोगे तो आंसर आप ऑटोमेटिकली जो है लगाने लग जाओगे। जब बच्चा जोड़ने में उंगलियों का उपयोग करता है तो किस स्तर पर? अब बच्चा जोड़ने में उंगलियों का उपयोग कर रहा है, मन में नहीं कर रहा है कि आपने बच्चे से कहा 2+2 कितना होता है, तो अक्सर वो बच्चा कह रहा है 1 2 3 4, आंसर इज 4। या फिर बच्चा जो है दो डंडियां खींच रहा है इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 आंसर। तो ये वाला अप्रोच जो होता है ये कॉन्क्रीट अप्रोच कहलाता है ना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? तो गुणों के आधार पर पहचान की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्गीकरण की हो रहा है। यहाँ पे आंसर हो गया 16वें का सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर शून्य की अवधारणा को सिखाया जाना चाहिए। तो शून्य की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है खाली स्थान या अनुपस्थिति के माध्यम से सिखाना जाना चाहिए। जैसे आपने एक बाल्टी है, एक बकेट है, उसमें जो है कुछ सेव रखे और फिर उन सेवों को आपने हटा काउंट करके बताया कि ये कितने सेव है, तो बच्चा बोलेगा 4। और फिर आपने 4 सेव को हटा दिया तो ये क्या है, ये एम्प्टी, जिसे कहते हैं एम्प्टी बकेट कहेंगे, है ना। एम्प्टी बकेट का मतलब होता है ये खाली। यही होता है शून्य की अवधारणा। शून्य का मतलब होता है खाली। इस तरीके से आप समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि? अब भाग की समस्या अगर हल करने में कठिनाई आ रही है तो इसका संबंध क्या है? तो भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए कठिनाई आती है। ये कि भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई
अनौपचारिक जो है कलम विधियां नहीं होती हैं, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को जोड़, घटाना और गुणा करना ठीक से आना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। भाग की समस्या इसलिए दिक्कत हो रही क्योंकि उनको ये वाला जो है थिंकिंग, अभी ये वाला जो है अवधारणा उनका क्लियर नहीं है। ठीक है। खेल आधारित शिक्षण जो है किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है? तो खेल आधारित मतलब एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कितने शब्द हो सकते हैं? एक्टिविटी हो सकता है। अब यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए ज़रूरी है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। और केवल केवल तो तुरंत ही हटा दो, बकवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे फिर। ये देखिए क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो उसको ध्यान रखिएगा। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरे सीटेट में 3, 4, 5 तक देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा, पढ़ लेना। मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लो भैया, और दोबारा देखना चाहो तो मैं उसको भी अपलोड करूंगा फिर से। ठीक है, चलिए उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच, अच्छा कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्योंकि तो यहाँ पे ऐसी कौन सी अप्रोच है जो है गणितीय और कंप्यूटेशनल जो है सोच को बढ़ावा दे रही है? तो यहाँ पे टीचर का स्थान लेना सीखना, देखिए कितना सिंपल सिंपल है वैसे तो। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही आराम से आप चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो एक एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। और ये व्यक्ति के अंदर जो है एल्गोरिथम मतलब गणितीय तर्क पर ज़्यादा ध्यान देती है। आंसर हो गया ऑप्शन जो है ए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के टीचर को किस ओर ध्यान केंद्रित जो है करने की ज़रूरत है? तो संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, या फिर गणितीय जो है तर्क विचार करने पर बढ़ावा देना? तो यहाँ पे गणितीय तर्क तो होगा भाई, टीचर गणित के संदर्भ में बात हो रही तो गणित तर्क विचार। सही उत्तरों के एकमात्र अधिकारी बनाना, ये तो तुरंत ही काट देना। बहुत सारे बच्चे ए और बी आंसर लगा रहे होंगे, मतलब आंसर डी लगा रहे होंगे, जबकि आंसर हो गया ऑप्शन ए, मतलब केवल बी यहाँ पे सही है। क्योंकि यहाँ पे संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना की जगह हमें गणितीय तर्क पर, एल्गोरिदम पर ध्यान देने की जगह हमें गणितीय तर्क पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आंसर यहाँ पे ए सही होगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तर्क एवं विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए क्या उपयोगी है? तो अगर किसी बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता को मापना है कि बच्चा तर्क करने में सक्षम है कि नहीं है, तो उसको हम पजल्स देंगे। विश्लेषण करने की क्षमता है कि नहीं बच्चे में, तो हम पजल्स वाले क्वेश्चंस देंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस देंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस देंगे, तब जो है हम समझ पाएंगे कि ये जो है बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है अप्रोच का है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच का है। ठीक है, इस तरीके से हम जान पाएंगे। आलोचनात्मक प्रश्न देंगे। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। उसके साथ साथ अपसारी प्रश्न देंगे। ये सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा जो है गणित भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2024 में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कितने क्वेश्चन होंगे। तो पढ़ा करिए, हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन जीएस में कराऊँ तो कई बच्चे जो है इसको कई बार जो है मैं ऐसे पेपर्स भी अपलोड करता हूँ जो ताकि बच्चे ऐसी चीज़ों को पढ़ के आप जो है थोड़ा सा और अपने स्तर को ऊंचा कर सके, लेकिन नहीं पढ़ते क्योंकि उनको लगता है कि ये कहाँ पूछेंगे। कई बार बच्चे, जब मैं एक क्वेश्चन को आधार बना करके मैं पूरा इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ तो कई बच्चे मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर जी इसका क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, मुझे बताओ ज़रा। अरे भाई, एक क्वेश्चन भी पूछा गया तो मैं उसको दे रहा हूँ, मैं बोल भी तो देता हूँ आपको
कि एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं इन टॉपिक से, पढ़ लेना, फिर भी आप सोचते हो कि तो ठीक है जैसा है। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है फिलहाल, बहुत ही सरल सरल सा क्वेश्चन है। सूर्य सिद्धांत, बौधायन जो है स्वल्प सूत्र है, लीलावती, यहाँ पे चरक जो है संहिता का संबंध जो है आयुर्वेद से, आई गेस, है ना, आयुर्वेदिक जो है ये एक किताब है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे डी राइट होगा। ठीक है, चलिए, गणित में मूल्यांकन की किस विधि से संपूर्ण जो है सीखने का आकलन होता है। तो अगर हम जो है मूल्यांकन की विधि की बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्रिया के द्वारा बच्चे का, सतत मतलब कंटिन्यूटी, डेली उसका मूल्यांकन हो रहा है, और व्यापक मतलब उसका संपूर्ण मूल्यांकन, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिकता का, भावनात्मक, है ना, और शिक्षा शैक्षणिक रूप से मूल्यांकन टेस्ट भी हो रहे हैं। सभी चीज़ें जो है बच्चे के संपूर्ण मूल्यांकन के लिए जो है काम करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पे क्या होता है कि सत्र के आखिर में जो है सत्र के आखिर में, लास्ट में इसका मूल्यांकन होता है, सत्र के लास्ट में जो है इससे मूल्यांकन होगा। तो ये जो मूल्यांकन का जो प्रकार है ये अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है और आज से 6 महीने बाद जो है इस टॉपिक के संदर्भ में आपने कोई परीक्षा आयोजित करके या क्वेश्चन पूछ करके आपने किया, तो क्या पता चलेगा कि बच्चे को उस समय क्या से। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसी वक्त हो जाए मूल्यांकन। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है कई बच्चों को, और जब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ या क्वेश्चन का स्वरूप बड़ा कर दिया जाए तो जो है कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। मैं आपको जब पेपर, अब अगला पेपर जब भी दूंगा तो थोड़े बड़े क्वेश्चंस दूंगा, तब आप सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं, लेकिन जो है मैं क्वेश्चंस में समय आपका वेस्ट होगा, और जब आपका समय बर्बाद होगा तो वैसे ही समय वहाँ पे भी बर्बाद होगा। तो आप तेजी तेजी क्वेश्चन करने की जगह स्लो स्लो करेंगे, समय लगेगा, और आप 150 क्वेश्चनों में से आप कभी, कई बार बच्चे इसलिए पास नहीं होते क्योंकि उनका जो है वो मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, समय ही पूरा चला गया, OMR नहीं भर पाए, मैं सारे पेपर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। ये इसीलिए होता है कि जब आप पेपर्स नहीं लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने से होता क्या है कि आपके क्वेश्चंस को पढ़ने की, समझने की, है ना, क्षमता आपकी बढ़ जाती है, और क्वेश्चन एक नज़र में भी आप तुरंत पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का है। यहाँ पे एक संख्या दी है और स्थानीय जो है मान की अवधारणा पूछी जाए, तो बस कुछ नहीं है, जिस संख्या का नंबर हो उसी संख्या के आगे 0 लगा देना। 5 है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से हो गया तो 50,000 हो गया। अब यहाँ पे अवधारणा है कि यह 7 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे इकाई और दहाई है, तो -70 कर देंगे। इसको अगर आप करेंगे 70, तो 4,949, 4,000 कह रहे हैं, है ना, 49,930 जो है इसका आंसर आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्न में से कौन सा आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं मानी जाती। अब वैयक्तिक भिन्नता की पहचान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो अच्छी तकनीक नहीं मानी जाती है वो कौन सी होगी, तो वो है योगात्मक। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, योगात्मक में क्या होता है, लास्ट में परीक्षा आयोजित करते हैं, लास्ट में परीक्षा आयोजित करेंगे, तो इसमें जब लास्ट में होगा तो व्यक्तिगत पहचान नहीं हो पाती। दूसरी बात है कि कई जो है सब्जेक्ट्स का एक साथ जो है परीक्षण होता है, तो समग्र प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान इस पर केंद्रित होता है। कई जो है विषयों का एक साथ, कई विषयों को एक साथ जो है एक साथ ला करके परीक्षण होता है, एक साथ परीक्षण, ये बात याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि बच्चा बार बार जोड़ने में गलती करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो भैया डांटना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्रुटि का विश्लेषण, गलतियों का विश्लेषण करेंगे और फिर उसे पुनः समझाएंगे। तो आंसर सही होगा ये, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है। तो यहां पे देखिए आंसर क्या होना चाहिए, एक सेकेंड भाई साहब, एक अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान,
एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध प्रमेयों को सिद्ध करने का स्थान, ठीक है। एक कंजक्शन बनाने और उसकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, या फिर बच्चों के जो है ग्रेड देने के लिए। तो तुरंत यहाँ पे 2 पॉइंट तो हमने काट ही दिए। आंसर हो गया ए और सी। अब ए और सी को ढूंढ लेंगे और यहाँ पे आंसर मिल गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप जो है क्लासरूम का क्या अर्थ है? तो फ्लिप क्लासरूम का मतलब होता है कि जो है शिक्षक वीडियो सामग्री पहले देता है, फिर उस पर चर्चा बाद में कराता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे 29वें का आंसर है डी। और ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को, अभी तो आप बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे घर में कुछ नहीं करना, इस तरीके के ऑप्शन मिले हैं तो इसलिए समझ जाओगे। लेकिन जब बाद में क्वेश्चन मिलेगा, मैं इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें। अब फ्लिप क्लासरूम के बाद आप सीधा लिख लीजिए कि पहले वीडियो सामग्री देंगे, फिर बाद में कक्षा जो पे चर्चा कराएंगे उस वीडियो के संबंध में। पहले आपको शिक्षण सामग्री दी जाएंगी, फिर उस पर जो है उस पर चर्चा होगी। इस तरीके से आपको आंसर को ध्यान रखना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर के की गई है, वो कौन सा है? तो गणित शिक्षण हो या कोई भी शिक्षण हो यार, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो है रचनात्मकता। रचनात्मकतावाद का शब्द अगर आपने याद रखा, इसका संबंध है बच्चा जो है स्वयं से जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं की उसकी समझ डेवलप होती है, स्वयं से अपनी क्रियाओं को करता है। इस जो है इस थिंकिंग से, अप्रोच से आलोचनात्मक सोच का बच्चा होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है और गणितीय अवधारणाओं को बहुत आसानी से धीरे धीरे करके वो समझने लगता है। ये सभी बातों को आपने अगर नोट कर लिया तो कभी भी क्वेश्चन इस संदर्भ में अगर पूछा गया तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आज का जो पेपर है वो हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।